नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर सृजन एकेडमी। और मैं रोहित कुमार बिश्नोई राजस्थान इतिहास लेकर आपके सामने एक बार फिर पेश हुआ हूँ। हम कैसे हैं आप सब? हम पहले जो मैंने इससे पहले के 4 लेक्चर लिए हैं उनमें हमारे राजस्थान के जो हमारे सभ्यता स्थल है उनका अध्ययन किया है। आज भी उन्हीं में से जो उसका अंतिम बिंदु है वो अध्ययन हम आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा जो हमने फॉर्मेशन बनाया था, जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था कि हम राजस्थान के सभ्यता स्थलों को कैसे याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 डिवीज़न में बांट लीजिए। पहला जो डिवीज़न है हनुमानगढ़ बेल्ट, एक तरह से हनुमानगढ़ रीजन है ना, हनुमानगढ़ क्षेत्र। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान की जो हमारी सभ्यता है कौन सी है? कालीबंगा। जानते हैं ना हम सब, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो कालीबंगा जो है वो है हनुमानगढ़ जिले में, और इसके साथ हमने एक जोड़ ली थी रंग महल। ठीक है। दूसरे बार में इसके तुरंत बाद जो हमने लिया था शेखावटी बेल्ट, उसमें हमने गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता पढ़ी थी। तीसरी जो बेल्ट थी उदयपुर मेवाड़ रीजन बेल्ट, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लिया है। वहाँ पर आहड़ जो सबसे पुरानी सभ्यता है, आहड़ के बाद जो बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा, गिलूंड, राजसमंद, ये सब सभ्यता हमने उसमें पढ़ी थी। तो आज जो हमारा प्रमुख बिंदु रहेगा, इस जो सभ्यता स्थल है राजस्थान के, इनका अंतिम आज जो पीरियड है हमारा, आज जो लेक्चर है वो जो अंतिम बिंदु है उसके ऊपर है। तो एक तो मैं आप सबको एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब हमारे इस YouTube चैनल को अधिकतम सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी वीडियो पसंद आ रहे हैं या ना पसंद आ रहे हैं हमें उसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम खुद में भी इम्प्रूवमेंट ला सकें और आप तक अच्छी सामग्री कुछ सरलतम रूप में पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था मेवाड़ उदयपुर रीजन की सभ्यताएं। तो उसका एक जो अंतिम बिंदु था बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, देखिए इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इनसे संबंधित वो इतना सा है कि जैसे आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बेराट, ये सभ्यताएं तो इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से भी खूब सारा डीपली डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। ये जो सभ्यताएं हैं, जो दूसरी है, ये सहायक सभ्यताओं जैसा है, और इनमें केवल उस स्थान का नाम पूछ लिया जाता है या कभी कभार नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो बालाथल सभ्यता जो है वो आहड़ सभ्यता का विस्तार है। आहड़ सभ्यता का विस्तार है। ठीक है दोस्तों। हम बेराट सभ्यता पढ़ेंगे, चूंकि ये उदयपुर मेवाड़ रीजन की है सभ्यता। तो जब बेराट सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा कि वस्त्रों के अवशेष मिले हैं, है ना। तो उसके बाद जो सबसे प्राचीन वस्त्रों के अगर कहीं से अवशेष मिले हैं, सबसे प्राचीन वस्त्रों के अवशेष मिले हैं बेराट में, और उसके बाद बेराट के बाद अगर सबसे प्राचीन वस्त्रों के अवशेष कहीं मिले हैं तो फिर वो मिले हैं बालाथल में, जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। बेराट के बाद सबसे प्राचीन वस्त्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। और बेराट के बाद सबसे प्राचीन अगर वस्त्र कहीं मिले हैं तो वो मिले हैं बालाथल सभ्यता में। और 2-3 जो चीज़ें यहाँ की इंपॉर्टेंट है, अधपके मृदभांड मिले हैं। मृदभांड लगभग सब जगह मिले ही हैं। मृदभांड का मतलब मैंने कल भी बताया था, परसों वाले लेक्चर में भी बताया है, वो सामग्री या वो बर्तन या वो सामान। मृदभांड का सीधा सा अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ लें तो एक तरह से मटके होंगे, अलग अलग तरह से हैं, लाल मिट्टी के, काली मिट्टी के, लाल काली मिट्टी के चित्रित दूसरे मृदभांड। लेकिन मृदभांड का मतलब केवल मटके नहीं है, वो पात्र जिसमें कुछ कंटेंट भरा जा सके। वो जो भी सामग्री या अलग अलग शेप के जो भी बर्तन होंगे, वो सभी जो सामान है वो मृदभांड कहलाते हैं। तो यहाँ अधपके मृदभांड मिले हैं। और एक अंतिम लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष, लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष। देखिए दोस्तों, ये है बालाथल सभ्यता। कहाँ है? उदयपुर जिले में। ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा, जो मैंने अभी तक 3 रीजन पढ़ाए हैं। पहली हनुमानगढ़ रीजन जिसमें कालीबंगा, रंग महल। दूसरा शेखावटी रीजन, गणेश्वर
और सुनारी। तीसरा जो हमने उदयपुर मेवाड़ रीजन पढ़ा है उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, आहड़ सभ्यता, आहड़ और बालाथल पढ़ लिया है आज। कल अपन ने 2 पढ़े थे, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा और गिलूंड सभ्यता राजसमंद। तो हमने इन 4 सभ्यताओं का अध्ययन मेवाड़ उदयपुर रीजन में किया है। अब आते हैं हम अंतिम बिंदु पर, जो आज का मुख्य विषय है। अंतिम बिंदु जो है या अंतिम जो रीजन है, मैंने आपको बताया था जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, याद रहेगा सबको। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के जो सभ्यता स्थल मिले हैं वो अंतिम रीजन है। और उस रीजन में जहाँ से हम शुरू करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो 4 सभ्यता स्थल हैं हमारे, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो चारों रीजनों का जो चारों मैंने क्षेत्र बताए हैं, इनमें एक एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है और उनके बाद जो उनके एक तरह से सहायक सभ्यता स्थल कह सकते हैं, उनके आसपास जो सभ्यता स्थल मिले उनका अपन ने अध्ययन किया है। तो चौथा जो रीजन है जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, उसमें हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता स्थल। देखिए दोस्तों, अभी थोड़े जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तो जो ही रामायण खत्म हुई थी और रामायण चल रही थी, उसी समय डीडी नेशनल पर तो जब रामानंद सागर जी की रामायण आ रही थी, डीडी भारती पर BR चोपड़ा जी की महाभारत आ रही थी। हम सबको ध्यान होगा, आपको भी ध्यान है, महाभारत की जगह भी विष्णु पुराण आ रहा है उसी डीडी भारती पर। तो जो महाभारत आ रही थी वो टोन आप सबको ध्यान है, महाभारत, वो जो टोन है, महाभारत जो हमने देखी है, महाभारत में एक प्रसंग ऐसा आता है जब अज्ञातवास मिलता है पांडवों को, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास वही जैसा राम जी को त्रेता युग में मिला है, उसी तरह का है वनवास कि भाई आपको वन के अंदर विचरण करना है, आपको कहीं भी राजमहलों में नहीं रहना है, ना राजसी पोशाक पहननी है, ना राजसी आपको अपनी जीवन शैली में कहीं राजसी पना आपके झलके। ठीक है, तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ऐसा उनको मिला था। तो अज्ञातवास का जो अर्थ था, अज्ञातवास का मतलब कि आप जहाँ भी रहो, कहीं महलों में भी रहो, कहीं घरों में रहो, कहीं गाँव में रहो, पर आपको कोई पहचाने नहीं कि आप महाराज पांडु के 5 पुत्र हो। तो उनको जो ऐसा अज्ञातवास मिला था, तो वो जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था वो एक जगह पर बिताया था राजस्थान में। ये याद रखना, राजस्थान में एक ही जगह का नाम आता है महाभारत में भी अधिकतम, कि राजस्थान में एक जगह पर जहाँ उन्होंने अज्ञातवास बिताया था, उस जगह पर हम सब ने महाभारत में भी देखा है कि नर्तकी उत्तरा जो होती है उसको सिखाने के लिए अर्जुन, मतलब शिक्षिका होता है, नृत्य शिक्षक होता है वो, तो वो उसको सिखाता है। तो अज्ञातवास मतलब वो उनके घर वाले उसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये अर्जुन है जो धनुर्धर है, द्रोणाचार्य का शिष्य है ना, श्री कृष्ण का प्रिय है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो राजस्थान के जो 1 वर्ष का उन्होंने अज्ञातवास दिया था, अज्ञातवास में वो राजस्थान के जिस शहर में, जिस जगह पर रुके थे, वो नगर था, वो नगर जो है वो है जयपुर क्षेत्र में। ठीक है, उसी नगर पर एक बार द्रौपदी को प्यास लगी, समझना, उसी नगर में जब वो रह रहे थे और जब जा रहे थे तब द्रौपदी को प्यास लगी, तो अर्जुन ने वहाँ पर आसपास कहीं पानी नहीं दिखा तो अपने बाण से धरती के अंदर से पानी निकाला और वहाँ से पानी की एक धार फूट पड़ी और उस नदी को आज बाण गंगा नदी कहते हैं। बाण गंगा नदी। हम थोड़ा थोड़ा पहुँचेंगे उस स्थान पर। तीसरी बात, एक बार फिर जब पानी की इनको आवश्यकता हुई तो भीम जो था, पांडवों में से जो दूसरे नंबर का था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो भीम थे, भीम ने लात मारी और वहाँ पर एक सरोवर बन गया। तो भीमलत कुंड या भीम डूंगरी ऐसी एक जगह है, वो भी वहीं है। जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ उस स्थान की महिमा या उस स्थान की महत्ता इस विषय से भी है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता या भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद पढ़ते हैं सीधा ही। तो जब महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद पूरे भारत में उस समय थे, ऐसा अलग अलग जगह बताया गया है, अंगुत्तर निकाय में भी बताया है। तो जो वो 16 महाजनपद है, हमारे याद रखने लायक जो चीज़ है वो ये है कि उन महाजनपदों में राजस्थान में सिर्फ एक जनपद था। 16 महाजनपद थे, उनमें से केवल एक था जो राजस्थान में था और उसका नाम था मत्स्य जनपद। ठीक है दोस्तों, मत्स्य जनपद जो है क्या है, 600, इसकी टाइमिंग जो है हम महाजनपद काल की पढ़ते हैं, ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक ये मत्स्य जनपद ऐसा अंगुत्तर निकाय में मिला है। और मत्स्य जनपद यानी कि 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उनमें से राजस्थान का कितने हैं, केवल एक है, वो मत्स्य जनपद है। और इसकी राजधानी कौन सी है,
जिस स्थल की हम पढ़ाई करेंगे अभी, जो हमारे सभ्यता स्थल है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर नाम समझ रहे होंगे आप सब। विराटनगर, ये वही विराटनगर है जहां पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास निपटाया। ठीक है दोस्तों, विराटनगर, और इसी का अपभ्रंश नाम है बेराट। अभी जो नाम है बेराट, तो अभी हम आज जो अध्ययन करेंगे अभी वो है बेराट सभ्यता स्थल। आ रहा है दोस्तों समझ में? मैंने थोड़ा सा आज इसे आपको आसानी से करने की कोशिश की है कि मत्स्य जनपद महाभारत कालीन जो है वहाँ उसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, महाभारत में विराटनगर में 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने बिताया था, और उसी का उल्लेख बाद में महाजनपदों में मत्स्य जनपद राजस्थान का एकमात्र जिला जनपद माना गया उनमें से। तो मत्स्य जनपद अभी अलवर जयपुर के जो बीच का क्षेत्र है वो क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं अभी वो है बेराट सभ्यता। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, देखना हो तो जो महत्वपूर्ण आज का बिंदु है बेराट सभ्यता स्थल। ठीक है दोस्तों, अब देखो बेराट सभ्यता स्थल जो है हम अधिकतम जहां पुस्तकों में पढ़ेंगे या और भी कहीं पढ़ेंगे तो इसकी स्थल की खोज कहाँ किसने की है, कहाँ है, तो मैंने बता दिया विराटनगर या बेराट जयपुर में है। ठीक है, बेराट सभ्यता स्थल विराटनगर जयपुर लिख दूं मैं इसको। विराटनगर पुराना नाम है खैर, तो कोष्टक में लिख दो, बाकी जयपुर में है ये। ठीक है दोस्तों, 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी, ऐसा हम सिंपली अधिकतम जगह इन पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 में सबसे पहले इस सभ्यता स्थल की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और इनके बाद उत्खनन जो करवाया था 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है दोस्तों, सामान्य हम जितनी भी पुस्तकें पढ़ते हैं वहाँ ये चीज़ें हमें मिलती है कि 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की है। 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ये हो गए खोजकर्ता, और ये हो गए उत्खननकर्ता। एक तरह से उत्खनन इनके समय शुरू हुआ है, इनके नेतृत्व में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम अधिकतम पुस्तकों में यही पढ़ते हैं, और बेराट सभ्यता स्थल की खोज 1937 गलत नहीं है, लेकिन इससे पहले भी वहाँ पर कुछ जो अभिलेख शिलालेख वहाँ से मिल चुके थे उससे पहले भी, तो उनका उल्लेख हम अभी यहाँ मैं जो आपको बता देता हूँ। इससे पहले 1937 से 100 साल पहले, 100 वर्ष पूर्व, याद रखने का सिंपल तरीका है 1937 राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर बहुत कम जगह काम में लेते हैं, दयाराम साहनी याद रख लेना आप। दयाराम साहनी 1937 में, इनसे 100 साल पहले 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्ट। ठीक है दोस्तों, 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर एक बीजक डूंगरी नाम की जगह है, बीजक डूंगरी, यहाँ से एक, इधर लिख लेता हूं, मौर्यकालीन शिलालेख निकाला था। इनको मिला था यहाँ से 1837 में कैप्टन बर्ट को बीजक डूंगरी जो विराटनगर बेराट में है, जयपुर में है, वहाँ से एक मौर्यकालीन शिलालेख मिला है जो भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। भाब्रू शिलालेख कहा जाता है, और ये किसके समय का है? मौर्यकालीन है। और मौर्यकालीन में राजा कौन से हैं? अशोक जी जब राजा थे, सम्राट अशोक जब राजा थे, उनके समय का भाब्रू शिलालेख मिला है 1837 में। कैप्टन बर्ट को स्थान है बीजक डूंगरी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक जो 1937 से 1837 हो गया, और इसके बाद यहां से ही हम ऊपर की ओर चलते हैं तो एक और जो है 1872 में कार्लाइल
कार्लाइल नामक एक अंग्रेजों के ही पुरातत्ववेता थे, उनको भीम डूंगरी, मैंने अभी शब्द काम में लिया था भीमलत, जहाँ उन्होंने पानी निकाला था द्रौपदी, जिनको प्यास लगी थी, इनको जब पानी की आवश्यकता हुई तब, तो भीम डूंगरी नामक जो जगह है वहाँ से एक और दूसरा शिलालेख किसको प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है, कार्लाइल को। ठीक है दोस्तों, तो हमें 4 सन याद रखने हैं। 1837 कैप्टन बर्ट, उससे 100 साल बाद 1937 आर.डी. साहनी, है ना, और उसके बाद 1872 कार्लाइल, और इस हिसाब से देखें तो उस 1872 के बाद 1962-63 कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा, ये वहाँ के जो 4 खोज करता है। ठीक है, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी, ये शब्द याद रखना जरूरी है, ये याद रखना आप सब। और जब ये अभिलेख मिला है भाब्रू शिलालेख, तो भाब्रू शिलालेख अशोक के समय का है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं अशोक ने जब वो विभत्स हिंसा जो हुई थी युद्ध के बाद, उस युद्ध में उस हिंसा को देख के उनका हृदय बड़ा दुखी हुआ और उन्होंने, मतलब एक तरह से उनको रोना आ गया और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया जहाँ हिंसा की बात होती थी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर अशोक से संबंधित कोई शिलालेख या अभिलेख मिला है तो वहाँ पर बुद्ध धर्म की चर्चाएं, बुद्ध धर्म का कुछ न कुछ पार्ट जरूर मिलेगा। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला है, बीजक डूंगरी से, और इसमें किस समय का है, मौर्यकालीन शिलालेख है, अशोक के समय का है। किसने खोजा है, 1837 कैप्टन बर्ट ने। ठीक है दोस्तों, 1837 में सीधा ऐसा छोटा सा एक बता देता हूं मैं, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख देखो, हम इन सभ्यता स्थलों के बाद वापस पढ़ेंगे, इन सभ्यता स्थलों के बाद जितने भी शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, गुहा लेख हैं, स्तंभ लेख हैं, सिक्के, मुद्राएं, हम वापस पढ़ेंगे, उसमें इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बता दूंगा मैं। भाब्रू शिलालेख किससे संबंधित है, एक तरह से अशोक से संबंधित है, और इसमें जो चीज़ें मिली है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा याद रखना, भाब्रू शिलालेख का जो और डिस्क्रिप्टिव है वो हम शिलालेखों में पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं यहाँ इस सभ्यता स्थल की अन्य विशेषताएं क्या थी, ये तो हमने खोज वाली और जगह बता दी। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे की बात करोगे तो कौन सी नदी हो गई, मैंने बताया अभी अर्जुन वाली बात को लेके, तो कौन सी नदी के किनारे हैं, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, स्थिति आ गई, किसने खोजा, किस किस काल के मिले हैं, ये सब एक तरह से यहाँ डिस्क्रिप्टिव में आ गया है। अब जो अगला बिंदु है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले घर की बात करेंगे कि घर कैसे होते होंगे, फिर उनका परिवार कैसा होता होगा, सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, उसके बाद खेत में वो कैसे क्या काम में लेते होंगे, व्यापार कैसे होता होगा। ये सब बातें किसी भी सभ्यता स्थल को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सब बातें हमें इस विषय के साथ व्यावहारिक होने के लिए ज़रूरी होती है ना, हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले घर की बात करते हैं। पत्थर होते थे, फिर भी गृह निर्माण में ईंटें काम में लेते थे। ठीक है दोस्तों, ये पहली विशेषता है। उस समय पत्थर होते थे, फिर भी गृह निर्माण में ये ईंटें काम में लेते थे। और यहाँ पर वस्त्र निर्माण के भी अवशेष मिले हैं। मैंने आपको बालाथल सभ्यता पढ़ाया है, उसमें बताया है कि सबसे पुराने जो है बेराट के मिले हैं, और उसके बाद अगर वस्त्रों की बात करें तो बेराट के बाद सबसे प्राचीन क्या है, बेराट के बाद सबसे प्राचीन है बालाथल वाला। तो यहाँ वस्त्र निर्माण के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है, इंपॉर्टेंट बिंदु, उस घर में धार्मिक स्थिति क्या होती होगी, उसके लिए एक स्वर्ण मंजूषा कलश मिला है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। स्वर्ण मंजूषा कलश एक तरह से सोने का कलश है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां भरी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्वर्ण मंजूषा कलश मिला है वहां भगवान बुद्ध की उसमें अस्थियां हैं, ऐसा कहा जाता है।
तो ये जो बेराड़ सभ्यता स्थल था, इसके घर की जब बात आई तो मैंने ये कहा, सबसे पहले अपन ने समझा घर में पत्थर के होते थे, पत्थर हुए हैं, फिर भी ईंटों के मकान मिले हैं, वस्त्र निर्माण के अवशेष मिले हैं, वस्त्र मिले हैं, सबसे पुराने स्वर्ण मंजूषा के कलश मिले हैं। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाब्रू शिलालेख में जो वर्णन है वो बौद्ध धर्म, लिख लो, एक सीधा एक ही बिंदु है, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, पूजा स्थल, पूजा स्थलों के अवशेष मिले हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि वहां से जो भाब्रू शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख के अलावा शिलालेख जो मिला है उसमें तो किसी चीज का वर्णन है, और उस वर्णन के अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित वहां पर कुछ पूजन सामग्रियां मिली है, पूजा स्थल मिले हैं और मठ जैसा एक स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक यूं कह सकते हैं कि भाब्रू अभिलेख का जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं आप सब बताइए मुझे, बहुत सिंपल है, आप सबको याद होने ही चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ऐसा शब्द काम में लेते हैं बौद्ध भिक्षु अधिकतम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इनका उल्लेख किसमें है? भाब्रू शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए, भाब्रू शिलालेख में महत्वपूर्ण रूप से किस चीज का उल्लेख है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का, बुद्ध धम्म और संघ, और बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले, तो हम सीधा कह सकते हैं कि वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित मठ और पूजा सामग्रियां, पूजा स्थल मिलने होंगे। ठीक है दोस्तों, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर देखिए बेराड़ सभ्यता स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर 36 पंचमार्का की मुद्राएं मिली है, कुल मिलाकर मुद्राएं या सिक्के मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये जो 36 सिक्के मिले हैं, ये 28 तो मिले हैं इंडो ग्रीक पंचमार्का, मतलब ऐसे सिक्के जिन पर यूनानी और इंडो जो इंडिया है, इनकी दोस्ती वाली बात कहीं ना कहीं झलकती है, वो मिले हैं 28, और 8 मिले हैं चांदी के मार्क, चांदी के सिक्के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिक्के मिले हैं, 28 जो सिक्के मिले इंडो ग्रीक पंचमार्क वाले, इनसे यूं पता चलता है कभी यहाँ यूनानी शासन रहा होगा या यूनानी शासन के साथ इनके अच्छे संबंध रहे होंगे। यूनानी शासकों में मिनेंडर के सिक्के मिले हैं, हम सब नाम जानते हैं, मिनेंडर नाम का जो शासक था उसके सिक्के यहाँ प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर इसको देख लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कुल मिलाकर 36 सिक्के, 28 इंडो ग्रीक पंचमार्का और 8 चांदी के सिक्के हैं। इंडो ग्रीक पंचमार्क जो है उसका मतलब है यहाँ कभी यूनानी सभ्यता रही होगी, यूनानी लोगों से या तो इनकी दोस्ती होगी या उनका शासन रहा होगा। उनमें से भी जो अधिकतम जिस शासक का नाम आता है वो है मिनेंडर। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला बिंदु है कि सबसे बड़ी बात है, ये जो सभ्यता स्थल था, इस सभ्यता स्थल का पतन किसने किया है? हुण शासक था एक, मिहिर कुल। हुण शासक या आक्रांता लिख सकते हैं इसको, हुण आक्रांता मिहिर कुल ने इसको, इस सभ्यता स्थल का विनाश किया। सभ्यता स्थल में तो सभ्यता स्थल को तोड़ा, है ना, जितनी भी थी इसको उजाड़ दिया, तोड़ा को बजाय उजाड़ दिया लिख दो, उजाड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जयपुर का जो सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल था हमारा। एक बार फिर इस बिंदु को देख लो, हुण शासक नाम है उसका मिहिर कुल, उसने इस सभ्यता स्थल को उजाड़ा है। ठीक है, इसमें एक बार फिर मैं दोहरान करवा देता हूं आपका। बेराड़ सभ्यता स्थल 1837 कैप्टन बर्ट, 1872 कार्लाइल, 1937 दयाराम साहनी, 1962-63 नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है दोस्तों, ये तो उन्होंने खोजा है। कैप्टन बर्ट को भाब्रू अभिलेख मिला है, उसके लिए अपन अलग से आगे से पढ़ेंगे, पर भाब्रू अभिलेख जब मिला है तो उससे यूँ पता चलता है कि भाई वहाँ पर
बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अवशेष और भी मिलेंगे, एक सिंपली उससे पता चल जाता है। और उसी के अंतर्गत हम मान लेते हैं एक स्वर्ण कलश जो मिला है उसमें बुद्ध की अस्थियां है या बुद्ध की अस्थियों के अवशेष है, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसमें जो पंचमार्का मिले हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु है। 36 पंचमार्का सिक्के मिले हैं, 28 यूनानी इंडो ग्रीक जो है यूनानी शासकों के साथ संबंध रहे होंगे उसके मिले हैं, 8 चांदी के पंचमार्क मिले हैं। अब जो हम इससे संबंधित अगली सभ्यता पढ़ेंगे उनके सिर्फ नाम और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता। ये कहाँ है? जयपुर में। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है जोधपुरा सभ्यता, नाम जोधपुरा है तो आप इसे जोधपुर ना समझ लें, जोधपुरा सभ्यता जो है वो जयपुर जिले में है और ये कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के तट पर है, साबी नदी के तट पर है। लोहे के अस्त्र मिले हैं और लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। अवशेष, इस बिंदु को आप ध्यान से देख लें, एक बार फिर ध्यान से देख लें कि जोधपुरा सभ्यता जो है बेराट के बाद जोधपुरा सभ्यता है और जोधपुरा सभ्यता जो है वहां वो साबी नदी के तट पर है और लोहे के अस्त्र मिले हैं, लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं। अगला जो बिंदु है नोह की सभ्यता। नोह की सभ्यता, सभ्यता स्थल कौन सा है? नोह की सभ्यता। जिला नोह का नाम आते ही हमारे मन में आ जाना चाहिए, हमें याद हो जाना चाहिए। स्पेशली ये जो दूसरे सभ्यता स्थल है इनके जिले, इनके स्थान ही पूछे जाते हैं। तो कहाँ है नोह की सभ्यता? भरतपुर में। इसके खोज करता है आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। आरसी अग्रवाल। और आरसी अग्रवाल और कौन सी सभ्यता के हैं दोस्तों? मैंने बताया है पहले वाले लेक्चर्स में, गणेश्वर सभ्यता के, है ना। रतन चंद्र अग्रवाल जो गणेश्वर सभ्यता है उसके खोजकर्ता भी यही है, आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। और इसका जो समय माना गया है वो है 1100 बीसी से 900 बीसी। बीसी मतलब समझ गए आप? ईसा पूर्व। मैंने पहले ही बताया है, पहले के लेक्चर में सब जगह बताया है, समय रहा होगा 1100 बीसी से 900 बीसी सभ्यता स्थल का, ऐसा कार्बन डेटिंग मेथड से पता चलता है। यहाँ जो स्पेशल है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक विशालकाय यक्ष की प्रतिमा मिली है और वो किसकी बनी हुई है? पत्थर की। जो महत्वपूर्ण है इसका, प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा। और बाकी लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष लगभग हर जगह लोहा युगीन सभ्यता जो है वहाँ मिले ही हैं, तो यहाँ भी है। ये बिल्कुल याद करने का सिंपल सा तरीका है। देखो जोधपुरा पड़ी है, साबी नदी के तट पर है, ठीक है, जयपुर में है। नोह की सभ्यता भरतपुर में है, खोज करता आरसी अग्रवाल है। आरसी अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता के भी खोज करता है। समय इस सभ्यता का 1100 बीसी से 900 बीसी है। और यहाँ जो स्पेशल है, पत्थर की विशालकाय यक्ष की प्रतिमा मिली है और लोहे की भट्टी जो है वो हम सारे लोहे युगीन सभ्यता जितनी भी पढ़ेंगे वहाँ जरूर उसके अवशेष मिलेंगे, एक सामान्य बात है। हम जयपुर रीजन की, जयपुर और उसके आसपास के रीजन की बात कर रहे थे, तो दो तो जयपुर की महत्वपूर्ण हो गई है, बेराट और जोधपुरा, ठीक है। एक उसके पास में जिला है भरतपुर, तो एक ये आ गई भरतपुर की। अब जो दो है वो है टोंक की। तो जयपुर रीजन की जो सभ्यता स्थल है वो महत्वपूर्ण जो सभ्यता स्थल है वो है, कुल मिलाकर 5 हो गए एक तरह से हमारे सामने। 2 जयपुर के हैं, 1 भरतपुर का है और 2 टोंक के हैं। तो जो अगला है नगर की सभ्यता, वो कहाँ है? टोंक जिले में। नगर की सभ्यता टोंक जिले में है। कहाँ है? टोंक जिले में है। और टोंक भी जयपुर का पड़ोसी जिला है, तो हमें ये याद रखना है नगर की सभ्यता कौन से जिले में है? टोंक जिले में है। और यहाँ पर जो खोज करता है इसके खोज करता है वो है कृष्णदेव। और इस जगह की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, गुप्तोत्तरकालीन महिषासुर मर्दिनी
शिव जी की, गणेश जी की प्रतिमाएं मिली है। देखो ये नगर की सभ्यता जो है वो टोंक जिले में है और उसके खोजकर्ता कृष्णदेव है। पर इस सभ्यता को सभ्यता क्यों कहा गया, वहां से कुछ मिला होगा। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि सभ्यता क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। होने में तो कहीं भी हमारा छोटा सा कस्बा जहाँ हम रहते होंगे या कोई शहर है वो भी बता देते, कोई ना कोई इसका खोज करता है, उसे बनावट करता हो, जो जिसने भी उसे बनाया होगा वो भी होंगे। लेकिन वो सभ्यता स्थलों में क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ कुछ अवशेष मिले हैं किसी काल के। तो यहाँ मिला है गुप्तोत्तर काल के जो हमारे देवता हैं, हिंदू देवी देवता, उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो नगर की सभ्यता। ठीक है, एक बार फिर टोंक का जो अंतिम है और जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है टोंक वाली दोनों सभ्यताओं में, रेंड की सभ्यता। टोंक जिला है, ध्यान है हम सबको। दूसरा नाम जो इसका कहा जाता है इस जगह को, कारकाट नगर। ठीक है दोस्तों, इस नाम को याद कर लीजिए, कारकाट नगर रेंड को कहा जाता है। एक और अगर अलग नाम है इसका, जिस नाम से इसे पहचाना जाता था, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। और टाटानगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब लोहे युगीन सभ्यता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, 3 नाम बताए हैं। रेड की सभ्यता के 2 नाम और अलग से हैं, एक कारकाट नगर और एक प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। 2 चीजें इसमें जो स्पेशल है, एक तो यहां से सेल खड़ी की एक डिब्बिया मिली है, सेल खड़ी की एक डिब्बिया मिली है, सेल खड़ी की एक डिब्बिया मिली है। और इस डिब्बिया में क्या है, ये डिब्बिया कैसी है, ये बौद्ध भिक्षुओं के पास जैसी डिबिया होती थी, के पास जैसी प्रतीत होती है। सेल खड़ी की जो एक डिबिया है वो बौद्ध भिक्षुओं के पास जैसी डिबिया होती थी वैसी, या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखने के लिए जो डिबिया होती थी वैसी ये डिबिया है। यहाँ से 3095 सिक्के मिले हैं। और एक जो सबसे लास्ट और अंतिम बिंदु है, एक सिक्का मिला है जिस पर मालव जनपद अंकित है। मालव मतलब मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो भी है, तो मालव जनपद एक सिक्के पर अंकित है। और मालव जनपद अगर किसी सिक्के पर अंकित है, इसका मतलब है यहाँ कभी मालव जो शासक है उनका कभी राज्य रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो अध्ययन किया है विशेषतया स्पेशली जयपुर बेल्ट की जो सभ्यता स्थल है, जो पहला सभ्यता स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण भी है और जिसके बारे में बड़ा डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया है, बेराड़ सभ्यता स्थल। दूसरा जोधपुरा जो जयपुर में है, 2 जयपुर के हो गए। तीसरा जयपुर के पास में भरतपुर है, नोहा सभ्यता स्थल। चौथा और 5वां टोंक में है, नगर की सभ्यता टोंक। और रेंड के नाम कारकाट नगर, और क्या है, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा जो 5वां वीडियो था, 5वां जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने कोशिश की है आप तक सभ्यता स्थल हम अच्छी तरह से पहुंचा पाएं। अगले जो हमारे यहाँ लेक्चर होंगे उसमें हम अभिलेख पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले दिन वाली कक्षा में बताया था हम कैसा उसका अध्ययन करेंगे, तो उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके बाद आते हैं अभिलेख। तो हम जो अगली कक्षा लेंगे उसमें अभिलेख पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो ऐप है सृजन एकेडमी, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और अपने अधिकतम कमेंट करें ताकि हम खुद में भी इंप्रूवमेंट ला सकें और आप हमें सहयोग देते रहें। धन्यवाद।